क्या होगा जब हजारों यात्रियों से खचाखच भरी एक मेट्रो ट्रेन पानी के नीचे से गुजरने वाली एक सबवे टनल में पलट जाती है, जिसके बाद अब हजारों लोग उसी टनल में फंस गए जहां हर पल पानी बढ़ता ही जा रहा है। साथ में उनका बाहर की दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं बचा। तो इससे आगे क्या होगा, वे लोग इस आपदा से कैसे निपट पाएंगे, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई रोमांचक डिजास्टर मूवी में। कहानी की शुरुआत रूस के सबसे बड़े और भीड़भाड़ वाले शहर मॉस्को से होती है, जहां की बताया जाने लगा कि कैसे ये शहर अब हर पल बढ़ती जनसंख्या के बोझ तले दबता जा रहा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कई सदियों पहले उस समय के लोगों के हिसाब से बनाया गया था, वो अब लगातार बढ़ती हुई आबादी के बोझ को उठा नहीं पा रहा। शहर के सबवे टनल्स का तो और बुरा हाल है, क्योंकि एक तो वे नदियों के नीचे से होकर गुजरते हैं, यानी कि उनके ऊपर पानी का एडिड प्रेशर रहता है, जबकि अब उन्हें बने हुए लगभग 100 साल होने को आए हैं। तो वे टनल्स गुजरने वाली ट्रेनों की वाइब्रेशन से कभी भी गिर जाएंगे। अब सर्गे नाम का एक मेट्रो एम्प्लॉई जो कि अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था, उसने नोटिस कर लिया कि एक टनल के बीच से ऊपर का पानी रिसकर नीचे आ रहा है। सो सर्गे ने अपने सीनियर को उसकी कंप्लेन कर दी, लेकिन उसके सीनियर को लगा कि चूंकि सर्गे तो अक्सर नशे में ही रहता है, तो उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वो उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता। वहीं यहाँ से थोड़ी ही दूर एक आयरीना नाम की औरत दिखाई जाती है, जो कि आज भी अपनी जॉब के बाद अपने घर जाने के बजाय अपने बॉस के साथ रात गुजार रही थी। उसे पता था कि उसकी घर पर बेटी अकेली होगी और उसका पति सैम हमेशा की तरह अपनी हॉस्पिटल वाली नाइट शिफ्ट पर होगा। दरअसल आयरीना ने ऑफिस में अपने ही बॉस एंड्रयू से अफेयर कर लिया ताकि वो इसके बदले में अच्छा प्रमोशन पा सके। वैसे भी एंड्रयू बहुत अमीर है और उसे पैसों की कोई कमी नहीं। वही आयरीना को डर भी था कि कहीं उसके इस अफेयर के बारे में उसके पति सैम को सच पता न चल जाए। इतना ही नहीं, उसने अपने बॉस एंड्रू से झूठ भी बोल रखा था कि वो जल्द ही अपने पति सैम से डिवोर्स ले लेगी, जबकि असल में आयरीना ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वहीं आयरीना का पति सैम जो कि एक डॉक्टर है, वो एक बिजी हॉस्पिटल में दिन रात काम करता। अक्सर उसकी शिफ्ट लंबी भी हो जाती, मगर सैम अपनी बेटी की खुशी के लिए कि वो उसे महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा सके, तो उसे इतनी मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आज भी पूरी रात काम करके सैम जब वापस से अपने घर लौटा तो उसे पता चला कि आयरीना तो कल ऑफिस के बाद घर ही नहीं आई है। अब उसे अंदर ही अंदर पता था कि वो उसे धोखा दे रही है, लेकिन किसी सैम को ये नहीं पता। फिर भी वो अपनी बेटी के सामने कोई दुख जाहिर नहीं करता ताकि उनके रिश्ते का बुरा प्रभाव उनकी बेटी पर ना पड़े। और सैम अब बिना सोए ही अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर उसे छोड़ने निकल पड़ा। अब आज उसकी और बुरी किस्मत कि उनकी कार के सामने किसी और ने कार पार्क कर दी थी। सो दोनों बाप बेटी को ना चाहते हुए भी मेट्रो लेनी पड़ेगी। वही अब थोड़ी ही देर बाद आयरीना भी पूरी रात अपने बॉस के साथ सोकर वापस से अपने घर लौट आई, जहाँ से सैम और उसकी बेटी ऑलरेडी जा चुके थे। वही अब उसके बॉस एंड्रयू ने बताया कि आज उसकी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, सो वो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा है और आयरीना भी थोड़ी ही देर बाद ऑफिस में आ जाए। लेकिन अब जब एंड्रयू जा ही रहा था कि उसकी गाड़ी बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस गई। अब एंड्रयू के लिए आज की मीटिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए वो भी अब अपनी गाड़ी को ड्राइवर को सौंपकर जल्दी से पास वाले स्टेशन से मेट्रो लेने चला गया। यहाँ स्टेशन पर आज भी हमेशा की तरह हजारों लाखों लोग ट्रेन में भरकर जा रहे थे। ऊपर से किस्मत से एंड्रयू उसी ट्रेन में चढ़ गया जिसमें कि कुछ देर पहले सैम अपनी बेटी के साथ चढ़ा था। उनके अलावा भी इस ट्रेन में इस वक्त 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उनमें से किसी को अंदाजा तक नहीं कि उनके साथ आज इस ट्रेन में क्या होने वाला है। अब इसी ट्रेन में उसी एम्प्लॉय सर्गे की दोस्त जीना भी थी। दरअसल थोड़ी देर पहले जब सर्गे उसके साथ नशा कर रहा था तो एक पुलिस वाला उनके पीछे पड़ गया, जिस दौरान जीना तो भागकर इस ट्रेन में चढ़ गई, जबकि पुलिस सर्गे को पकड़कर स्टेशन में ले जाती है। अब सर्गे ने यहाँ भी उन सबको समझाने की कोशिश की कि उसने अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान सबवे को कमजोर होते देखा था, सो उन्हें अभी कुछ करना होगा। हालांकि पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये तो कोई बेवड़ा है जो कि ऐसे ही कुछ भी बक रहा है और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। जबकि अब वहीं ट्रेन नंबर 42 धीरे धीरे उसी सबवे तक आ पहुंची जहां से सर्गे ने पहले पानी रिश्ते देखा था, और जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने अपने सामने उस पानी को गिरते देखा तो वो समझ गया कि ये टनल तो जल्द ही टूट जाएगा। सो उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे अब जल्दी से हाइपर ब्रेक्स लगा दिए, जिससे इतनी तेज स्पीड से चल रही ट्रेन अचानक से रुक नहीं पाती और वो ट्रेन ट्रैक से डिरेल होते हुए
आसपास के टनल की दीवारों से टकराते हुए आगे घिसटने लगती है। तो वहीं ट्रेन के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर्स अब ट्रेन के डिरेल होने से एक दूसरे के ही ऊपर गिरने लगे। कई सारे पैसेंजर्स तो शीशों को तोड़ते हुए बाहर गिर गए, तो वहीं कई सारे एक दूसरे के नीचे दब गए और वहीं मारे गए। ये पूरी ही ट्रेन लोगों की भीड़ से खचाखच भरी थी, जिनमें कुल मिलाकर 2000 से भी ज्यादा लोग इस ट्रेन में सवार थे। तो अब जैसे जैसे ट्रेन दीवारों से टकराते हुए आगे बढ़ रही थी, तो अंदर मौजूद बहुत से लोग मरने लगे। और जब आखिर में ट्रेन सामने से दीवार से सीधी टकरा गई, तो सामने वाले 3 कोचेस के पैसेंजर्स तो तभी कोलिजन में मारे गए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पहले वाले 3 कोचेस पूरी तरह से नष्ट हो गए, यानी कि अब सिर्फ पीछे वाले 3 डिब्बे ही बचे थे, जिनमें से आखिरी वाले कोच में मौजूद सैम की कुछ देर बाद आंखें खुलती है। वो खुद लोगों की बॉडीज के बीच दबा था और उसे रियलाइज हुआ कि वो इस कोलिजन में सेफ बच गया है। अब वो किसी तरह से अपने ऊपर से लोगों को हटाते हुए ऊपर आने लगा। हालांकि उसे तो अभी खुद से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ न हो गया हो, और वो जल्दी से रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढने लगा। वो टक्कर लगने के दौरान उसके पास ही मौजूद थी, यानी कि वो यहीं इन्हीं लोगों की भीड़ में कहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर एंड्रू भी सेफ था और वो एक शीशे को तोड़कर बाहर निकलने की जगह बनाने लगता है। उसके कोच में जितने भी लोग जिंदा बचे थे, अब वे जल्दी से बाहर निकलते हुए पास के स्टेशन पर जाने लगते हैं, जहां उनके आगे का रास्ता तो सीधा ब्लॉक हो गया। तो अब उन्हें वापिस से पीछे चलते हुए पिछले वाले स्टेशन पर जाना होगा, जो कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। यहाँ पीछे बचे 3 कोचेस में भी अभी बहुत सारे लोग जीवित बचे थे। तो अब वे सभी जगह न होने से ट्रेन के साइड से ही नीचे उतरकर वापस पीछे जाने लगते हैं। हालांकि एंड्रयू ने नोटिस कर लिया कि ऐसे ही पलटी हुई ट्रेन के साइड से जाना खतरनाक हो सकता है, तो वो अकेला ऊपर ट्रेन की छत पर चढ़ गया और सावधानी से आगे बढ़ने लगा कि तभी एक कोच के हिलने से वो साइड से निकल रहे लोगों को कुचल देता है, जिसमें कि उसके नीचे आए सभी लोग मारे गए। यानी कि ऊपर एंड्रयू का मानना बिल्कुल सही था। उसने ध्यान भी दिया कि इस ट्रेन के बचे हुए 3 कोचेस जो कि आपस में जुड़े थे, वे भी अब किसी भी समय अलग हो सकते हैं। जबकि अब पीछे से जहाँ की उनकी ट्रेन टकराई थी, वहाँ से ऊपर से नदी का पानी आना शुरू हो चुका है, यानी कि जल्द ही ये पूरी टनल डूब जाएगी। तो वहीं सबसे आखिरी वाले कोच में सैम गुस्से में लोगों को धकेल धकेल कर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे कहीं नहीं मिल रही। तभी अब लकीली उसे अपनी बेटी मिली, ट्रेन की सीट के नीचे पड़ी हुई मिल गई। सैम ने डरते हुए उसे उठाया और रियलाइज किया कि चूंकि मिली साइज में बहुत छोटी थी, तो उस कोलिजन के दौरान वो सीट के नीचे फिट आ गई और सेफ बच गई, जिससे कि सैम को बहुत सुकून मिलता है। वहीं अब इसी कोच में एक और पैसेंजर डेनिस नोटिस कर लेता है कि यहाँ तो धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया, तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं अब भी कई सारे लोग इतनी बड़ी आपदा के बीच सिर्फ अपना फायदा सोच रहे थे। कुछ लोग दूसरों को धक्का मारकर आगे भागने लगे, तो एक चोर आसपास पड़े बेहोश और मरे हुए लोगों की बॉडी से उनकी कीमती चीजें चुराने लगा ताकि उन्हें बाहर बेच सके। तो वहीं दूसरी ओर ट्रेन के डिस्पैचर्स ने नोटिस कर लिया कि वो ट्रेन तो एक ही जगह पर रुकी है। उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता कि आगे टनल में क्या हुआ है। ऊपर से उनका ट्रेन के ड्राइवर से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो अब वे उससे अगले वाली ट्रेन को पिछले वाले स्टेशन पर ही खड़ा रहने को कहते हैं, क्योंकि टनल के अंदर पहले से वही ट्रेन रुकी हुई थी। वही अब डिस्पैचर के साथी ने रियलाइज किया कि उनके वाटर पंप्स पर अचानक से प्रेशर आने लगा है, और इससे उन्हें सब समझ आ गया कि यानी कि सरगे जो पहले रिपोर्ट दे रहा था वो सब सच थी। अंदर उस टनल में ऊपर वाली नदी का पानी भरना शुरू हो चुका है और ऐसे जो जल्दी हर ओर बाढ़ आ जाएगी। सो वे जल्दी से अपने सीनियर्स को सब रिपोर्ट करते हैं और उन्होंने पिछले वाली सभी ट्रेन जो कि स्टेशन पर रुकी थी उन सबको जल्द से जल्द खाली करवाने के ऑर्डर्स दे दिए, क्योंकि हर एक ट्रेन में हजारों पैसेंजर्स मौजूद हैं। वहीं अब जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उससे निकलते हुए सैकड़ों में पैसेंजर्स अब भरते हुए पानी के बीच चलते हुए पिछले वाले स्टेशन की ओर आने लगते हैं। वही सेम इसी वक्त पिछले वाले स्टेशन से ऑपरेटर अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने लगता है ताकि सामने से आने वाले पैसेंजर्स को ऊपर चढ़ने की जगह मिल सके। तो वहीं अब तक मेन ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी मेल फंक्शन की रिपोर्ट आने लगी, जिससे कि अब जो भी लोग ट्रैक से भागते हुए पीछे रह गए, वहाँ पास में एक शॉर्ट सर्किट होने पर हर ओर करंट फैल जाता है और पीछे वाले सभी लोग मारे गए। तो वहीं दूसरी ओर आइरिना भी अब तक ऑफिस पहुंच चुकी थी। हालांकि वो हैरान थी कि एंड्रयू को तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में भाग लेना था और वो तो उससे भी पहले ऑफिस के लिए निकला था, तो अब तक वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। ऊपर से उसका पति सैम भी फोन नहीं उठा रहा।
तो वहीं अब पलटी हुई ट्रेन में सैम अपनी बेटी मिली के साथ कोइंसिडेंटली एंड्रयू से टकरा जाता है। हालांकि अभी सैम को नहीं पता कि एंड्रयू उसी की पत्नी का बॉस है और उसका उसे अफेयर चल रहा है। यहाँ एंड्रयू को भी नहीं पता कि सैम आयरीना का पति है। यहाँ इस कोच में उनके साथ और भी सर्वाइवर्स बचे थे, सो वे सब साथ मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि वे यहाँ से बाहर कैसे निकले। उन्होंने बाहर देखा भी था कि कई सारे लोग तो पानी में करंट फैलने से ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। सो अब उन्हें इस ट्रेन से बाहर निकलने से पहले ये कंफर्म करना होगा कि बेस की मेन ऑफिसर ने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया है और बाहर पानी में अब करंट ना बचा हो, जबकि बाहर तो अब आसपास के सारे ही सबवे स्टेशन को खाली करवाने का काम शुरू हो चुका था। पूरे मॉस्को शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली सबवे ट्रेन्स में हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं, तो इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाना किसी के लिए आसान नहीं। कई सारी जगहों पर तो भगदड़ भी मच गई, जिससे पुलिस का काम और मुश्किल हो गया। तो वहीं अब ट्रेन में डेनिस को एक दूसरी सर्वाइवर अलीशा मिलती है, जिसने की रिवील किया कि उसके पेरेंट्स भी उसी के साथ मौजूद थे, मगर अब वे उसे कहीं नहीं मिल रहे। डेनिस समझ गया कि वे दोनों अब जिंदा नहीं बचे और वो अलीशा को भरोसा दिलाता है कि वो उसे सेफली बाहर निकालेगा। अब डेनिस को पता चला कि अलीशा को उसे अस्थमा होने के चलते हमेशा अपने इनहेलर की जरूरत पड़ती है और इस क्रैश के दौरान उसका इनहेलर वाला बैग ही गुम गया। सो डेनिस अब जल्दी से उसका बैग ढूंढकर अलीशा को इनहेलर देता है। वही अब एंड्रयू, जो कि सबसे चालाक था, वो नीचे वाले पानी में करंट चेक करने के लिए अपने कोच से ही एक पेट पपी को उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। हालांकि बाकी सब इसके लिए गुस्सा भी हुए, मगर जब वो पपी सेफ बच गया तो वे समझ गए कि अब पानी में करंट नहीं बचा और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, यानी कि वे निकल सकते हैं। वहीं अब तक ट्रेन के कोचेस पानी के प्रेशर से टूटना शुरू हो चुके थे, तो उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ बचे हुए सर्वाइवर्स हैं सैम, उसकी बेटी मिली, एंड्रयू, वहीं उसी एम्प्लॉय सर्गे की दोस्त जीना और एक और आदमी मैक्स, जबकि डेनिस और अलीशा तो ऑलरेडी बाहर निकल चुके थे और वे फिर से ट्रेन के साइड से होकर पीछे जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब फिर से ट्रेन हिलने से वे दीवार और ट्रेन के बीच फंस गए। सो डेनिस अब जल्दी से जोर लगाकर अलीशा को तो अंदर भेज देता है, मगर वो खुद फंस गया। उसे लगा कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन अलीशा ने उसे हार न मानने को कहा। जहां पूरा ही कोच अब हर गुजरते समय के साथ डेनिस के ऊपर ही गिर रहा था, लेकिन अलीशा हार नहीं मानती और वो बिल्कुल आखिरी समय पर, जब डेनिस कुचला जाने वाला था, कि अलीशा ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। वहीं बाहर थोड़े बहुत लोग जो कि इलेक्ट्रिक करंट से पहले ही ट्रेन से निकल गए थे, वे फाइनली पिछले वाले स्टेशन तक पहुंच ही गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें ऊपर चढ़ाने लगती है और उन्होंने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उनकी ट्रेन अंडरग्राउंड टनल के बीचों बीच जाकर क्रैश हो गई और वो अभी एक दीवार में फंसी है, जिससे कि जल्द ही नदी का सारा ही पानी अंदर आने लगेगा और एक बार ट्रेन अगर वहां से हट गई तो फिर तो सब कुछ बह जाएगा। और उनसे अब बाहर सबको रियल सिचुएशन पता चल गई। ऑफिसर्स को पता चला कि ट्रेन में मौजूद कई हजार लोगों में से सिर्फ ये 50 के आसपास लोग ही बचकर वापस लौट पाए हैं और उनके अनुसार अभी भी अंदर 10 या 20 के आसपास और लोग बचे होंगे, बाकी सब मारे गए। टीवी न्यूज में भी हर तरफ यही खबरें चलने लगी और आयरीना को इसी न्यूज से समझ आ गया कि इसलिए सैम उसका फोन नहीं उठा रहा था, ना ही अभी एंड्रयू का कोई अता पता है। यानी कि आयरीना का पति सैम, उसकी बेटी मिली और उसका बॉस एंड्रयू, जिसका कि उसे अफेयर चल रहा है, सभी उसी ट्रेन में मौजूद थे जिसका कि अभी एक्सीडेंट हुआ है। आयरीना अब जल्दी से भागते हुए उसी इंसिडेंट वाले जगह जाने लगी जहाँ से कि लोग बाहर निकले हैं, ताकि वो उनमें अपनी बेटी और पति को ढूंढ सके। तो वहीं अब जल्दी सारे बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग रखी गई कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अब एक एक्सपर्ट इंजीनियर ने रिवील किया कि कैसे उस टनल का टूटना पूरे शहर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक बार नदी का पानी टनल में आने से फिर पूरे मॉस्को शहर में ही पानी भर जाएगा, क्योंकि ये शहर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और वे करोड़ों लोगों को एक साथ इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे करेंगे। अब इसका मेन इंजीनियर ने इलाज भी बताया कि जितने भी लोग वहाँ ट्रेन में बचे हुए होंगे वे सब ऑलरेडी निकल चुके हैं, यानी कि अब अंदर और कोई जिंदा नहीं बचने वाला। सो उन्हें उस टनल के आगे और पीछे वाले दोनों स्टेशन को सील कर
अभी ही अंदर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि पानी वहीं रुक जाएगा और वे शहर को बचा लेंगे। हालांकि अब ये तरीका इफेक्टिव तो था, लेकिन फिर भी मेयर इसके लिए कुछ और वक्त मांगता है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी अंदर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ दी तो जो भी लोग उस ट्रेन में अब तक जीवित होंगे, लिक्विड नाइट्रोजन से तो वे भी मारे जाएंगे। ऊपर से अंदर पड़ी हजारों लोगों की बॉडीज उनकी फैमिलीज को देखने तक नसीब नहीं होंगी। सो मेयर ने सिर्फ कुछ ही घंटों का समय मांगा और उसने अपनी एक रेस्क्यूअर्स की टीम को जल्दी से टनल में भेजकर जितना हो सके ट्रेन के करीब जाकर वहां बचे हुए लोगों को निकालने को कहा। हालांकि उन्हें इतना ही ध्यान रखना होगा कि वे ये सब उस टनल के पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले कर लें, वरना तो पूरा शहर ही पानी में डूब जाएगा। वहीं दूसरी ओर आयरीना, जो कि रोते हुए स्टेशन पर आ रही थी, अब रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही भागते हुए स्टेशन के पास जाने लगी। उसे उम्मीद थी कि जो लोग टनल से निकले हैं उसमें उसकी बेटी, पति सैम और एंड्रू तीनों होंगे। तो वही टनल में सारे ही सर्वाइवर्स अब एक साथ मिलकर ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर से चलते हुए पिछले वाले स्टेशन पर जाने लगते हैं। जल्दी उन्हें डेनिस और अलीशा भी मिल गए, जो कि अभी कुछ देर पहले ट्रेन के नीचे आने से बचे थे, लेकिन अब वे और आगे जा पाते कि इसके पहले ही उन्हें पीछे से पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हुई दिखाई देने लगती हैं। वे समझ गए कि जो उनकी ट्रेन टनल की दीवार में धंसी थी वो अब धीरे धीरे पानी के प्रेशर से पीछे हट रही है, और अगर वो पूरी ही हट गई तो इस टनल समेत सब कुछ पानी में डूब जाएगा। वहीं ट्रेन का सबसे पीछे वाला डिब्बा अब अलग होते हुए पानी के बहाव के साथ पीछे ही आने लगता है। वहीं सैम के साथ सभी सर्वाइवर्स ने भी देखा कि वो ट्रेन का इतना भारी डिब्बा अगर उनसे टकराया तो वे बच नहीं पाएंगे, और सभी उसे बचकर आगे भागने लगते हैं। तभी सैम को साइड में एक रास्ता मिल गया जो कि मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था। तो वो सभी को जल्दी से अंदर आने को कहता है, क्योंकि वो डिब्बा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस बीच अब बाकी सब तो अंदर घुस गए, मगर वैक्स, जो कि आखिर में था, वो डर गया और वो उस कोच से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। फिर भी वो कितना ही दूर जा पाता और वो आखिरकार उस ट्रेन के डिब्बे से कुचलकर मारा ही गया। बाकी सब भी उसके लिए बहुत दुखी थे, लेकिन अभी तो उन्हें खुद के बारे में सोचना होगा। वहीं अब उन्हें अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता। तभी अब छोटी मिली अपने नेकलेस से रोशनी चालू करती है, क्योंकि उसमें एक छोटी सी फ्लैश लाइट लगी हुई थी। अब ये नेकलेस देख एंड्रयू ने कहा कि सेम ऐसा ही एक और नेकलेस उसने अपनी वर्कर आयरीना को उसकी बेटी के बर्थडे के गिफ्ट में दिया था। और यहीं से सैम को रियलाइज हो गया कि ये एंड्रयू तो असल में उसी की पत्नी आयरीना का बॉस है, जिसके साथ रहने से वो अक्सर रातों को घर भी नहीं आती। तो अब सैम गुस्से में एंड्रयू को बहुत मारना चाहता था, जो उसका घर खराब कर रहा है, मगर उसने अभी खुद को रोक लिया, क्योंकि पहले तो उसे यहाँ से सेफली बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर अपनी बेटी को बचाना होगा। अब सभी सर्वाइवर्स किसी तरह से रास्ता खोजते हुए मेंटेनेंस चैम्बर तक पहुंच ही जाते हैं, और उन्हें जब ऊपर से रोड की रोशनी दिखाई दी तो सभी बहुत खुश हो गए कि वे अब तो फाइनली बच ही जाएंगे। लेकिन अब उन्हें रोड तक पहुंचने से पहले 2 लोहे की ढक्कनों को हटाना होगा। वहीं शुरू में वे बहुत ज्यादा देर तक मदद के लिए चिल्लाते भी हैं, लेकिन उनसे ऊपर वाला रोड ट्रैफिक होने के चलते बहुत ज्यादा बिजी था, और रोड पर ही इतना ज्यादा शोर होने से उनकी आवाजों को कोई नहीं सुन पाता। उन्होंने देखा भी कि इतने नीचे तो उनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। सो सभी अब और देर न करते हुए जल्दी से नीचे वाले ढक्कन को हटाने लगे। हालांकि वो बहुत मजबूत था, मगर वे फाइनली एक साथ मिलकर और जुगाड़ लगाकर उसे खोल ही लेते हैं। जिसके बाद अब डेनिस खुद ऊपर जाकर फोन में कोशिश करने लगा कि उसका फोन सिग्नल्स को पकड़ ही ले, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता। उसे तो वो फोन नीचे भी गिर गया, लेकिन जीना ने उसे पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लिया, वरना तो उनकी ये उम्मीद भी जाती रहती। तो वहीं अब पीछे टनल में दूसरा कोच भी पीछे हट गया, और इसी तो अब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी टनल में भरने लगता है। ग्रुप भी समझ गया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, कुछ ही देर में यहाँ भी पानी भर जाएगा, और अगर वे यहाँ से नहीं निकले तो यहीं डूबकर मारे जाएंगे। सभी अब डरते हुए फिर से साथ मिलकर चिल्लाने लगे, लेकिन इस बार भी ऊपर तक उनकी आवाजें नहीं पहुँच पाती। उन्हें लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे कि इसी बीच अलीशा, जिसे की अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसने रियलाइज किया कि उसने आते हुए रास्ते में अपना इनहेलर ही गिरा दिया था। ऊपर
ऊपर से अब यहाँ और ज्यादा पानी भी भर रहा है। लेकिन अब फिर भी डेनिस अलीशा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर खुद ही मिली से फ्लैशलाइट लेकर पानी में तैरते हुए अलीशा का इनहेलर ढूंढने लगा और उसे जल्द ही अलीशा का इनहेलर पानी में तैरते हुए मिल जाता है। वो इसके लिए खुश ही था कि तभी उसके सामने एक बॉडी पानी से निकल आई, जिसे डरते हुए डेनिस गलती से फ्लैशलाइट ही नीचे गिरा देता है। वहीं अब उसके आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो गया और उसे पानी के अंदर से समझ नहीं आता कि उसे वापस कहाँ जाना है। हालांकि बाकी सर्वाइवर्स ने आइडिया लगा लिया और वे एक हेयर स्प्रे और लाइटर की मदद से आग लगाकर डेनिस को सही रास्ते का सिग्नल देते हैं और वो उसका पीछा करते हुए सही सलामत वापस लौट आया। डेनिस ने अब जल्दी से अलीशा को इनहेलर देकर उसकी भी जान बचा ली। तो वहीं टनल में छोटी सी रेस्क्यू टीम जल्दी से जितने हो सके उतने घायल लोगों को बाहर निकाल रही थी। उन्हें पता था कि जल्दी यहाँ सरकार सब सील कर अंदर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ देगी और फिर अंदर जो कोई भी बचा होगा वो भी मारा जाएगा। तो वहीं बाहर आयरीना आसपास के लोगों और लिस्ट में भी देखती है कि उनमें उसके किसी फैमिली मेंबर का नाम हो, लेकिन वे सब तो अंदर ही थे। यहाँ टनल में अब हर गुजरते समय के साथ पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। वहीं ऊपर उनकी कोई आवाज भी नहीं सुन पा रहा। तभी अब लकीली सैम की फोन में सिग्नल आ गया और वो जल्दी से आयरीना के पास फोन कर अपनी लोकेशन बता देता है कि कैसे वे एक मेंटेनेंस रूम में छिपे हैं जिसका रास्ता ऊपर मेन रोड पर निकलता है। सो आयरीना अब जल्दी से पास के ऑफिसर और इंजीनियर्स की मदद लेकर उसी लोकेशन को खोजने लगी ताकि वे उन सब को बचा सके। इंजीनियर्स अब इस टनल का पुराना मैप लेकर फाइनली सैम के ग्रुप की लोकेशन को पॉइंट कर लेते हैं। तो वहीं अब तक नीचे आखिरी वाला ट्रेन कोच भी फाइनली पानी के प्रेशर को सह नहीं पाया और निकल ही गया, जिससे कि अब अचानक से हर ओर पानी बढ़ने से सैम का सारा ही ग्रुप पानी के साथ बहते हुए फिर से मेन टनल में आ गए। तो वहीं ऊपर रोड से फाइनली आयरीना ने उस ढक्कन को खुलवा ही लिया और रेस्क्यू टीम सैम और उसके ग्रुप को ढूंढने लगती है। मगर वे सब तो अब पानी के साथ बहकर वापस से अंदर चले गए थे, यानी कि उन्हें यहाँ आने में बहुत देर हो गई। ऊपर आयरीना को बताया गया कि शायद से पानी के बहाव में बहने से वे सब मारे गए होंगे और आयरीना ये सुनते ही रोने लगी। वो चाहती थी कि वो खुद भी मर जाए क्योंकि अब उसका अपना कोई नहीं बचा, लेकिन उसे पुलिस वालों ने समझाया कि वो हिम्मत न हारे और अंदर वे सब अब भी बचे हो सकते हैं। उनकी छोटी सी रेस्क्यू टीम अंदर ही है, जबकि अब अंदर सैम अपनी बेटी को उठाकर बाकी ग्रुप के साथ जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ किसी भी वक्त पर सरकार लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ देगी। जल्दी वे सब भागते हुए पिछले वाले स्टेशन तक पहुँच ही गए, लेकिन अब उन्होंने नोटिस किया कि इस स्टेशन को तो सरकार ने ऑलरेडी हर तरफ से सील कर दिया है, यानी कि उन्हें यहाँ पहुँचने में बहुत देरी हो गई। जल्दी सरकार यहाँ नाइट्रोजन छोड़ने वाली है। सभी को लगने लगा कि अब शायद से वे बच नहीं पाएंगे। एंड्रू भी चूंकि खुद एक बिजनेसमैन था तो उसने सबको बताया कि अगर उसे भी फैसला लेना होता तो वो टनल को दोनों ओर से सील कर शहर को बचा लेता। फिर बेशक से टनल में बचे उन जैसे थोड़े बहुत लोग ही क्यों ना मौजूद हों, और सरकार ने ऐसा ही किया है। सो वे सब तो अब कैसे भी नहीं बचने वाले। तभी सैम ने उसे गुस्से में कहा कि एंड्रू का जिस एम्प्लॉय से अफेयर चल रहा है वो उसी की पत्नी है, जिसे की जानकर अब एंड्रू भी गुस्से में आयरीना को ही गालियां देने लगा। उसने कहा कि अगर वो आज सुबह आयरीना को घर छोड़ने न गया होता तो ना ही वो ट्रैफिक में फंसता और ना ही उसे ये ट्रेन लेनी पड़ती। जिसके बाद अब सैम गुस्से में एंड्रू पर टूट पड़ा कि एक तो वो उसकी पत्नी से अफेयर कर रहा है और ऊपर से वो आयरीना को ही गालियां दे रहा है। लेकिन तभी अब जीना उन दोनों को शांत करते हुए कहती है कि वे ऐसे लड़कर नहीं मर सकते, उन्हें अब भी हार नहीं माननी चाहिए और क्या पता अब भी यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता बचा हो। तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो रेस्क्यूअर्स की टीम यहाँ लोगों को बचाने आए थे वे तो यहाँ अभी भी मौजूद हैं। उन रेस्क्यूअर्स ने रिवील किया कि सरकार यहाँ किसी भी समय लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ सकती है और तभी अब सामने से और ज्यादा पानी आने लगा, जिसका कि सिग्नल ऊपर बैठे ऑफिशियल्स को मिल चुका था, जिन्होंने कि इस टनल को पहले ही सील कर दिया। और मेयर अब फाइनली ऑर्डर दे ही देता है कि टनल के अंदर नाइट्रोजन छोड़नी शुरू कर दी जाए ताकि वे पूरे शहर को डूबने से बचा सकें। तो वहीं नीचे चूंकि सैम की टीम को रेस्क्यूअर्स मिल गए थे तो उन्हें तो बाहर निकलने का एक और रास्ता पता था और वे जल्दी से वहीं से ऊपर सिग्नल करने लगते हैं। लकीली इस बार रेस्क्यू टीम ने पहले से वहां अपने साथियों को खड़ा कर रखा था और वे उन सबको नोटिस कर जल्दी से ढक्कन को हटाकर
अंदर से सभी सर्वाइवर्स को निकालने लगते हैं। दूर से आयरीना ने भी देखा कि अब सबसे पहले उसकी बेटी बाहर निकली है और फिर अब एक एक कर सारे ही सर्वाइवर्स बाहर निकल आए। वहीं अलीशा, जिसके की पेरेंट्स ट्रेन में मारे गए थे, अब उसे डेनिस संभालने लगता है। डेनिस, जिसने ट्रेन में अपनी जान दांव पर लगाकर अलीशा को बचाया, और यहाँ से दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। तो वहीं सैम अब गुस्से में आयरीना के पास से अपनी बेटी को लेकर दूर जाने लगता है। वो तो अब उसे छूना तक नहीं चाहता, जबकि एंड्रयू तो अब वहाँ से निकलकर आयरीना को बोले बिना ही सीधा अपने घर निकल गया। उसके आसपास तो वैसे भी आयरीना जैसे बहुत सी घूमती रहती हैं। तो वहीं आयरीना तो अब सैम के पास जाकर उसे अपने किए की माफी मांगते जा रही थी। उसने वादा किया कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वहीं सैम भी अपनी बेटी के सामने आयरीना को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, मगर अभी उसने कुछ नहीं सोचा कि उसे अपनी पत्नी से अलग हो जाना चाहिए या नहीं। तभी अब छोटी मिली जाने से पहले एम्बुलेंस को रुकवाकर उसी पपी को बुला लेती है, जो कि टनल में उनके साथ था, और वे उसे भी अपने साथ बाहर ले आए। जबकि टनल में अब तक सरकार ने लिक्विड नाइट्रोजन को छोड़कर सारी सिचुएशन पर काबू पा लिया। और इसी के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही डिजास्टर मूवीज के लिए। थैंक यू।